गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखिए इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है द ह्यूमन आई। इसमें हमें क्या करना है, ह्यूमन आई की बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़नी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है द मेन पार्ट। जो मेन पार्ट होते हैं ह्यूमन आई के वो होते हैं कॉर्निया, आइरिश, प्यूपिल, सिलरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व, और हम आई बॉल को भी क्या कर सकते हैं, उसका पार्ट बोल सकते हैं। जो हमारी आई होती है वो किस में होती है, आई बॉल की फॉर्म में होती है। और आई बॉल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, लगभग एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं होती है, लगभग वो क्या होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। और उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं आई की। ये हमारा आई का डायग्राम है। अगर आपको एग्ज़ाम में कभी भी आई का डायग्राम बनाने को आए तो आप इस तरीके से बनाकर आएंगे। अब देखिए इसके जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्निया। ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। जो फ्रंट पार्ट होता है आई का उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। इट इज़ मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड इट इज़ बल्जिंग आउटवर्ड्स। ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का बना हुआ होता है और ये हमेशा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। देखिए ये हमारा कॉर्निया है और ये बाहर की तरफ जो है निकला हुआ है। द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज कॉन्वेक्स इन शेप। जो इसकी आउटर सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स शेप की होती है। द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। जितनी भी लाइट जो है जो बाहर से आती है हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है, आई के अंदर एंटर करती है, वो हमेशा कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करती है। देखिए सबसे पहले आती है आईलिड। आईलिड खोलने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हम टच करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया जो होता है ये फ्रंट पार्ट होता है हमारी आई का, और सारी की सारी लाइट जो होती है वो कॉर्निया के थ्रू ही आई के अंदर एंटर करती है। इसके बाद आता है बच्चों आइरिश। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिश। कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है, आइरिश होता है। देखिए कॉर्निया के पीछे जब हम देखते हैं तो आपको एक बड़ा सा सर्कल नज़र आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइरिश बोलते हैं। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिश और कलर्ड डायफ्राम। द आइरिश इज अ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई। देखिए आइरिश जो होता है ये फ्लैट होता है, कलर्ड शेप्ड होता है, कलर्ड होता है और रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन होती है। और ये किसके पीछे होती है बच्चों, कॉर्निया के जस्ट पीछे होती है। कॉर्निया के पीछे जब हम देखते हैं तो आपको एक बड़ा सा सर्कल नज़र आता है और उसके अंदर एक डार्क काले रंग का सर्कल नज़र आता है। तो वो जो बड़ा सा सर्कल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइरिश बोलते हैं। और उसके अंदर जो काले रंग का सर्कल आपको नज़र आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्यूपिल। वो इस डायग्राम से दिखाना बहुत मुश्किल है, आइरिस और प्यूपिल को इस डायग्राम के थ्रू दिखाना बहुत मुश्किल है, वो मैं आपको अगले डायग्राम में दिखा दूंगा। अब देखिए प्यूपिल, देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ अ आइरिस विच इज कॉल्ड प्यूपिल ऑफ द आई। द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। अब देखिए होता क्या है, कॉर्निया के पीछे आइरिश होता है, आइरिश के अंदर एक बड़ा सा होल होता है और उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, उसकी शेप सर्कुलर ही होती है और उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। इसका कलर ब्लैक क्यों होता है, देखिए आइरिश जो होता है वो ब्लैक कलर का नहीं होता है, उसके अलग अलग कलर होते हैं, मगर जो प्यूपिल का कलर होता है वो हमेशा ब्लैक होता है। अच्छा, इसका कलर ब्लैक क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न होता है जितनी भी लाइट इस पर पड़ती है उसमें से कोई भी लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाती है, इसलिए इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। तो देखिए हमने अब तक पढ़ा है कॉर्निया, आइरिश एंड प्यूपिल। कॉर्निया जो होता है वो फ्रंट
पार्ट होता है किसका, आई का, उसके पीछे एक बड़ा सा सर्कल होता है उसे आइरिस बोलते हैं। आइरिस के अंदर एक छेद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है आई लेंस। ये हमारा आई लेंस है बच्चों। यहाँ पे मैंने आइरिस और प्यूपिल दिखा तो रखा है, मगर आपको एग्जैक्ट समझ नहीं आएगा इस डायग्राम से। वो डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगा जिसमें मैं आपको आइरिस और प्यूपिल एग्जैक्ट मेंशन कर दूंगा कि यहाँ पर होता है, ये होता है। अच्छा, इसके बाद आता है आई लेंस। ये हमारा आई लेंस है। इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स। देखिए आई लेंस जो होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारा जो आई लेंस होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है। क्लियर है। और ये जो मटेरियल होता है ये जेली लाइक होता है। और ये किसका बना होता है बच्चों, प्रोटीन्स का बना होता है। बीइंग फ्लेक्सिबल द आई लेंस कैन चेंज इट्स शेप टू फोकस द लाइट ऑन टू द रेटिना। अब देखिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि ये अपनी फोकल लेंथ को कम ज़्यादा कर सकता है। देखिए मान लीजिए आपको ये आई लेंस दे रखा है, क्लियर है। तो ये अपनी फोकल लेंथ, ये कभी क्या होगा, पतला हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, कभी पतला हो जाएगा और कभी मोटा हो जाएगा। ये इसकी क्या होती है, स्पेशलिटी होती है। ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि ये अकॉर्डिंग टू द नीड अपनी फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे ये फ्लैट होता है तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और जैसे ये मोटा होता है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है वो हम आज के ही क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें 3-4 बेसिक चीज़ें ध्यान रखिएगा। आई लेंस जो होता है कॉन्वेक्स शेप का होता है, और ये लाइट को क्या करता है, फोकस करता है। ये लाइट को इस तरीके से कन्वर्ज करता है। देखिए जितने भी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। लाइट को इस तरीके से कन्वर्ज करता है ताकि इमेज कहाँ पर बने, रेटिना के ऊपर बने। उसके लिए अपनी फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करता रहता है। अपनी फोकल लेंथ बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इसके बाद है बच्चों सिलरी मसल्स। देखिए हमारा ये जो आई लेंस होता है ये सस्पेंडरी लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो सस्पेंडरी लिगामेंट्स होते हैं ये सिलरी मसल्स के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। अब इन सिलरी मसल्स का बच्चों क्या काम होता है, इन सिलरी मसल्स का बेसिक फंक्शन ये होता है कि फोकल लेंथ जो होती है लेंस की, हमारे आई लेंस की, उसको क्या करती है, चेंज करती है। उसको क्या करती है, चेंज करती है। तो इसका बेसिक काम क्या होता है, टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस अकॉर्डिंग टू द नीड। देखिए द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाई द सस्पेंडरी लिगामेंट। अब देखिए आई लेंस की जो पोजीशनिंग होती है वो किसके कारण होती है, वो सस्पेंडरी लिगामेंट्स के कारण होती है। वन एंड ऑफ द सस्पेंडरी लिगामेंट इज अटैच्ड टू द आई लेंस एंड द अदर एंड इज अटैच्ड टू द सिलरी मसल्स। अब ये जो हमारा आई लेंस होता है ये किससे जुड़ा होता है, सस्पेंडरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। सस्पेंडरी लिगामेंट एक तरफ तो आई लेंस से जुड़े होते हैं, दूसरी तरफ वो सिलरी मसल से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सिलरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस। अब सिलरी मसल्स का क्या काम होता है बच्चों, इनका बेसिक काम एक ही होता है कि ये फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की उसको क्या करती है, चेंज करती रहती है। Ciliary muscles change the thickness of the eye lens while focusing. In other words, the focal length of the eye lens can be changed by changing its shape by the action of ciliary muscles. अब देखिए ऐसा होता है, आपने ये देखा होगा अगर हम कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो उस कैमरे को
हमें खुद ही फोकस करना होता है, खुद ही क्या करना पड़ता है, उसका फोकस बनाना पड़ता है। मगर यहाँ पर उसकी फोकल लेंथ जो होती है कैमरे की, वो हमें क्या करनी होती है, खुद ही चेंज करनी होती है। मगर यहाँ पर इस केस में क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो आईज होती हैं वो एट ए टाइम नज़दीक का भी क्लियरली देख लेती हैं और दूर का भी क्लियरली देख लेती हैं। क्यों? हमारी जो सिलरी मसल्स होती हैं वो क्या करती है, हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ को क्या करती हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड क्या करती हैं, चेंज करती रहती हैं। क्लियर है? वो इस तरीके से हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती है ताकि जो इमेज फॉर्मेशन हो वो हमेशा कहाँ पर हो, रेटिना के ऊपर हो। तो सिलरी मसल्स का बच्चों बेसिक काम क्या होता है, ये फोकल लेंथ जो है हमारे आई लेंस की उसको क्या करती है, चेंज करती है। अब बच्चों इसके बाद आता है रेटिना। देखिए रेटिना वो पार्ट होता है हमारी आई का जहाँ पर की इमेज बनती है और ये पीछे होता है। ये हमारी पूरी की पूरी आई बॉल है, ये इसके बैक साइड में रेटिना होता है। रेटिना एक तरह की क्या होती है, स्क्रीन होती है जिस पर की इमेज फॉर्मेशन होती है। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना वो स्क्रीन होती है किसमें, आई के अंदर, जिस पर की इमेज फॉर्म होती है। द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस एंड एट बैक पार्ट ऑफ द आई। द रेटिना ऑफ एन आई इज जस्ट लाइक द फिल्म इन अ कैमरा। जैसे कैमरे के अंदर फिल्म होती है उसी तरीके से हमारी आई के अंदर रेटिना होता है। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। अब देखिए रेटिना जो होती है वो एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है और उसमें लार्ज नंबर ऑफ रोड्स सेल्स और कोन सेल्स होती है। इनमें से जो रोड सेल्स होती हैं वो इसके अंदर बच्चों रोड और कोन सेल्स होती है विच रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें जो रोड सेल्स होती हैं ये लाइट की इंटेंसिटी के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करती है, जबकि जो कोन सेल्स होती हैं ये कलर के अगेंस्ट क्या करती हैं, रेस्पॉन्ड करती हैं। क्लियर है? एक बार दोबारा देख लीजिए। द रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन। रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रोड सेल्स एंड कोन सेल्स विच रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब देखिए इनमें जो रोड सेल्स होती है ये तो हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं डिम लाइट में देखने के लिए, और जो कोन सेल्स होती हैं ये डिफरेंट कलर्स को पहचानने में हमें क्या करती हैं, मदद करती हैं। अब देखिए बच्चों इसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट। देखिए एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इन द आई देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स। देखिए ऐसा होता है, ये हमारा रेटिना है और ये हमारी ऑप्टिकल नर्व्स हैं। इनका जो जंक्शन होता है यहाँ पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए किसी की आई में इस तरीके का डिफेक्ट आ गया कि ये हमारा जो आई लेंस है ये लाइट्स को जब लाइट जितनी भी लाइट रेज सामने से आती हैं उसको अगर कन्वर्स करता है तो उसकी इमेज जो है वो कहाँ पर बनती है, ब्लाइंड स्पॉट पर बनती है। तो उस केस में क्या होता है, उस पर्सन को बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। हमेशा अगर इमेज जब भी फॉर्म होगी वो रेटिना के ऊपर होनी चाहिए। अगर वो रेटिना और ऑप्टिकल नर्व का जो जंक्शन होता है, क्रॉस पॉइंट होता है, वहाँ पर अगर इमेज बनती है तो उस केस में उस इंसान को कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो देखिए एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल नर्व एंड रेटिना इन द आई देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स। अच्छा, जब भी इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बनती है तो हमें नज़र क्यों नहीं आता है, उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होती है, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। थस ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना insensitive to light where the optical nerves leaves the eye।
अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर मान लीजिए कोई भी इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बनती है तो उस केस में पर्सन को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अब देखिए आईलेड तो आपको पता ही है, जो सबसे बाहर होती है क्या होती है, आईलेड होती है। देयर इज एन आईलेड इन फ्रंट ऑफ अ आई विच इज़ जस्ट लाइक अ शटर इन द कैमरा। जैसे कैमरे के अंदर शटर होता है उसी तरीके से हमारी आई में क्या होता है, आईलिड होती है। व्हेन आईलिड इज ओपन, जब आईलिड ओपन होती है तो लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर करती है, मगर जब आईलिड क्लोज होती है तो उस केस में क्या होता है, लाइट जो है आई के अंदर एंटर नहीं कर पाती है। अब देखिए इसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। देखिए ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस इज फिल्ड विद अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। देखिए जो स्पेस होता है किस किस के बीच में, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, यहाँ पर जो स्पेस है ये किससे भरा हुआ होता है, ये एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ होता है। और ये क्या होता है, 95% इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। एंड द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। और आई लेंस और रेटिना के बीच की जो स्पेस होती है ये जिस लिक्विड से भरी हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, विट्रस ह्यूमर। अच्छा, इनका काम क्या होता है बच्चों, विट्रस ह्यूमर जो होता है ये शेप बनाता है किसकी, हमारी आई बॉल की। क्लियर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, ये पिचक जाएगा, हमारी जो आई बॉल है वो क्या होगी, पिचक जाएगी। और उसके अलावा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से होता है ताकि हमारी जो जितनी भी लाइट रेज हमारी आई के अंदर एंटर करती है तो उसको क्या करती है, कहाँ तक, रेटिना पर क्या करती है, उसकी इमेज बनाने में हेल्प करती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आप कॉर्निया और आई जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसे बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर, और जो लिक्विड आई लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, विट्रस ह्यूमर। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ द, हमारी आई किस तरीके से वर्क करती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सारी की सारी जो लाइट रेज होती हैं वो कॉर्निया के थ्रू क्या होती है, अंदर एंटर करती हैं। कॉर्निया के थ्रू क्या होती है, आई के अंदर क्या करती है, लाइट क्या करती है, एंटर करती हैं। अच्छा, हमारा जो कॉर्निया होता है ये किस शेप का होता है बच्चों, ये भी कॉन्वेक्स शेप का ही होता है। तो देखिए द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस एंटर्स थ्रू द कॉर्निया ऑफ द आई, passes through the pupil of the eye and fall on the eye lens। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जितनी भी लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो कॉर्निया के थ्रू जो है हमारी आई के अंदर एंटर करती है। वहाँ से वो कहाँ जाती है, प्यूपिल पर, और वहाँ से वो कहाँ जाती है बच्चों, आई लेंस पर जाती है। आई लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, और इस तरीके से कन्वर्ज करता है ताकि जो इमेज फॉर्मेशन हो वो कहाँ पर हो, रेटिना पर हो। The eye lens is a convex lens, so it converges the light rays and produces a real and inverted image of the object on the retina। अब देखिए ये जो आई लेंस होता है ये कॉन्वेक्स शेप में होता है, तो जो भी लाइट इस पर पड़ती है उसको ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज इस तरीके से करता है ताकि लाइट जो कन्वर्ज होकर जा रही है उसकी इमेज कहाँ पर बने, रेटिना के ऊपर बने। अच्छा, रेटिना के ऊपर जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। वो इमेज कैसी होगी बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब देखिए एक्चुअली
द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया आल्सो एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए थोड़ी बहुत जो कन्वर्जन होता है वो हमारे कॉर्निया के थ्रू भी होता है। क्यों? उसकी जो शेप होती है वो भी क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है, और वो भी क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह क्या करता है, थोड़ा बहुत काम करता है। ड्यू टू विच कॉर्निया कन्वर्जेज मोस्ट ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई। ओनली द फाइनल कन्वर्जन ऑफ द लाइट रेज इज डन बाई आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ऑन रेटिना। तो देखिए ज़्यादातर जो कन्वर्जन का काम होता है वो कॉर्निया करता है, मगर मेन जो कन्वर्जन का काम होगा वो कौन करेगा, आई लेंस करेगा। और आई लेंस इस तरीके से लाइट को कन्वर्ज करता है ताकि इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बने। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज कन्वेड टू द ब्रेन बाय ऑप्टिकल नर्व्स एंड गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन। अब देखिए इमेज रेटिना के ऊपर बनती है, उसका मैसेज जो होता है ब्रेन को कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाता है ऑप्टिकल नर्व्स। क्या करती हैं, उसको पहुंचाती हैं, और उससे हमें जो है सेंसेशन ऑफ विजन मिलता है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो लाइट रेज होंगी वो कॉर्निया के थ्रू क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, और फाइनल कन्वर्जन उसको उसमें अंदर कौन करता है, आई लेंस करता है। फाइनल कन्वर्जन के बाद उसकी जो इमेज होती है वो कहाँ पर बनती है बच्चों, रेटिना पर बनती है, और रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है उस मैसेज को ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कहाँ पर, ब्रेन तक पहुँचाया जाता है, और ब्रेन उसको सीधा कर हमें दिखाता है। क्यों? रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, मगर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो हमें सीधा ही नज़र आता है। सीधा अगर वो रखा होगा तो सीधा ही नज़र आएगा, जबकि उस सीधे ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज हमारी कहाँ पर बनती है, रेटिना पर बनती है। उसको सीधा करने का काम किसका होता है, वो ब्रेन का काम होता है। अच्छा अब देखिए एक्चुअली द रेटिना हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। देखिए होता क्या है, रेटिना के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है। व्हेन इमेज falls on the retina then light sensitive cells get activated and generate electrical signals। अब जैसे ही इमेज रेटिना के ऊपर बनती है तो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करती हैं, जनरेट करती हैं। द रेटिना सेंड्स दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिकल नर्व। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं रेटिना इनको किसको सेंड करता है, ब्रेन को सेंड करता है, किसके थ्रू, ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू, एंड गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन। ऑल्दो द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड आवर माइंड इंटरप्ट्स the image as that of an erect object. As far as physics is concerned, the eye consists of a convex lens and screen। देखिए अब इसमें इन्होंने कहा है जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है, और रेटिना के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। जैसे ही उनके ऊपर इमेज बनती है तो वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करती हैं, जनरेट करती हैं, और उसको रेटिना किसके पास ऑन कर देता है, नर्व सेल्स के पास थ्रू, नर्व सेल्स के साथ या नर्व सेल्स के साथ क्या करता है, वो उसको कन्वे करता है किसको, ब्रेन को, और ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को सीधा कर हमें क्या करता है, दिखाता है। अच्छा फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारी आई जो है वो एक तरीके से क्या है, कैमरा है। आई जो है वो किसकी तरह है, बिल्कुल एक कैमरे की तरह है। अच्छा कैमरे के अंदर जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है बच्चों, रेटिना पर, सॉरी स्क्रीन पर बनती है, और हमारी आई में कहाँ पर बनती है, रेटिना पर बनती है। अब देखिए इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। देखिए जो अपने पहले डायग्राम देखा था उसमें हमें जो है आइरिस और प्यूपिल की एग्जैक्ट शेप नहीं दिख रही थी। अब मैं आपको जो डायग्राम दिखाऊंगा उसमें वो आपको साफ साफ नजर आएगा। पहले आपको समझ लीजिए इनका फंक्शन क्या होता है। देखिए आइरिस जो होता है वो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है, और आइरिस क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है, और उसके अंदर क्या होता है, एक और सर्कल होता है, और उसका कलर क्या होता है, काला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। अब इनका फंक्शन बच्चों हम देख लेते हैं। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज।
आइरिस क्या करता है, एक तरीके से कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज, कि भाई कितनी लाइट जो हमारी आई के अंदर एंटर करेगी उसको कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है। द आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रिसीव्ड बाय द आई। अब देखिए होता क्या है, आइरिस जो होता है, आइरिस के अंदर एक और गोला होता है, सर्कल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। अच्छा, आइरिस का कलर कुछ भी हो सकता है, वो नॉर्मली ब्लैक नहीं होता है, मगर जो प्यूपिल होता है उसका जो कलर होता है वो हमेशा ब्लैक ही होता है। अब होता क्या है, आइरिस क्या करता है, वो प्यूपिल का साइज जो होता है छोटा और बड़ा करता रहता है हमेशा, सही है। अच्छा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसका साइज छोटा करेगा या बड़ा करेगा। देखिए अगर मान लीजिए आप डार्क रूम में बैठे हैं तो वहाँ पे लाइट रेज कम होंगी, तो उस केस में आइरिस जो होता है वो प्यूपिल के साइज को क्या करता है, बड़ा कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो हमारे आई के अंदर एंटर कर सके। अब अगर मान लीजिए आप बाहर ब्राइट सन में बैठे हुए हैं, सनशाइन में बैठे हुए हैं, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे इंटेंसिटी जो होती है लाइट की वो ज़्यादा होती है, तो उस केस में आइरिस क्या करता है, प्यूपिल का साइज छोटा कर देता है, ताकि कम से कम लाइट रेज जो है वो हमारी आई के अंदर एंटर करे। क्यों, अगर ज़्यादा लाइट जो है एंटर करेगी और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है तो उस केस में वो हमारी आँखों को क्या कर सकता है, हार्म भी कर सकता है। तो इस तरीके से आइरिस क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ प्यूपिल वो क्या करता है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, उसको क्या करता है, एडजस्ट करता है या रेगुलेट करता है, ये समझ लीजिए। इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज देन आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल। तो अगर मान लीजिए अगर लाइट जो है ज़्यादा आ रही है हमारी आई के अंदर, तो उस केस में क्या करेगा, आइरिस प्यूपिल के साइज़ को क्या करता है, छोटा कर देता है। क्यों छोटा कर देता है, ताकि कम से कम लाइट जो हमारी आंखों के अंदर एंटर करे, एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ऑन द अदर हैंड इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज स्मॉल। अब अगर मान लीजिए आप डार्क रूम में बैठे हुए हैं तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर लाइट रेज कम होंगी, तो उस केस में आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज़ को बड़ा कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर करे और हमें देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अच्छा बच्चों, अब देखिए यहाँ से आपको साफ जो है पता लग जाएगा कि आइरिस क्या होता है और प्यूपिल क्या होता है। देखिए ये जो बड़ा गोला होता है इसे तो हम आइरिस बोलते हैं, और इसका जो कलर होता है वो नॉर्मली ब्लैक नहीं होता, ब्लैक हो ही नहीं सकता, ये तो ब्लैक के अलावा कोई भी कलर हो सकता है। अच्छा, और ये जो अंदर दूसरा सर्कल है इसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, और ये हमेशा ब्लैक कलर का होता है। ये ब्लैक कलर का क्यों होता है, क्योंकि इस पर जो भी लाइट पड़ती है उसमें से कोई भी लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाती है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इंसान जो है बाहर ब्राइट सनशाइन में है, तो उस केस में क्या होगा, ये मान लीजिए आइरिस है, तो उस केस में वो प्यूपिल के साइज़ को क्या करेगा, छोटा कर देगा, प्यूपिल को साइज़ को क्या करेगा, छोटा कर देगा। अब अगर मान लीजिए यही आदमी डार्क रूम में जाता है, तो ये मान लीजिए हमारा आइरिस है, तो वो क्या करेगा, प्यूपिल के साइज़ को क्या करेगा, बड़ा कर देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है एंटर करे आई के अंदर। यहाँ पे वो क्या करेगा, प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देगा ब्राइट सनशाइन में। और ये डार्क रूम में वो प्यूपिल के साइज़ को क्या करता है, बड़ा कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है अंदर जाए। और ब्राइट सनशाइन में क्या करता है, वो प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देता है, ताकि कम से कम लाइट जो है आँखों के अंदर जाए। अच्छा देखिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए आप जो है गर्मी के दिनों में दोपहर में बाहर खेल रहे हैं, और फिर जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपको थोड़ी देर के लिए बहुत कम नज़र आता है। जैसे ही आप डार्क रूम में जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत कम नज़र आता है। उसका रीज़न क्या होता है, जब आप बाहर धूप में खेल रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारे जो प्यूपिल का साइज़ होता है वो कम होता है। क्यों, लाइट की इंटेंसिटी बाहर ज़्यादा है, तो उस केस में वो क्या करता है, रोकता है कि कम से कम लाइट जो है हमारी आंखों के अंदर एंटर करे। क्यों, ज़्यादा अगर लाइट एंटर करेगी, एक क्वांटिटी से ज़्यादा लाइट रेज अगर हमारी आंखों के अंदर एंटर करेंगी तो हमारी आंखों को वो क्या कर सकती है, हार्म भी कर सकती है। अच्छा, अब होगा क्या, जब ये आदमी डार्क रूम के अंदर जाएगा तो उस केस में प्यूपिल का साइज़ जो होता है ना बच्चों, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। प्यूपिल का साइज़ क्या होता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो जैसे ही वो डार्क रूम के अंदर जाएगा तो उसके प्यूपिल का साइज़ तो छोटा ही होगा ना, अभी एकदम से तो बड़ा हो नहीं जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, प्यूपिल के साइज़ छोटे होने के कारण क्या होता है, जैसे ही वो डार्क रूम में जाता है तो वहाँ पर
उसकी आई के अंदर कम लाइट जो होती है एंटर करती है, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए उसे बहुत कम नज़र आता है। क्लियर है? मगर जैसे जैसे प्यूपिल का साइज़ बड़ा होता है तो वहाँ पर भी वो क्या होता है, घर के अंदर भी क्या होता है, वो कंफर्टेबल हो जाता है। क्लियर है? तो ये कॉमन फिनोमिना है, हो सकता है आपने एक्सपीरियंस किया हो। तो इसका रीज़न बच्चों आप ज़रूर याद कर लेना। देखिए यहाँ पर जो है प्यूपिल का साइज़ जो है वो छोटा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पर्सन है वो ब्राइट सनशाइन में है। अब दूसरा केस देखिए, यहाँ पर जो प्यूपिल का साइज़ है एकदम से बड़ा हो गया है। क्यों? ये वो वाला प्यूपिल है जहाँ पर हम क्या है, डार्क रूम के अंदर हैं। सही? तो डार्क रूम के अंदर प्यूपिल का साइज़ अपने आप ही आइरिस क्या करता है, बड़ा कर देता है, और जैसे हम ब्राइट सनशाइन में जाते हैं तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देता है। तो एक तरीके से आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है रोड्स एंड कोन सेल्स। रोड सेल्स और कोन सेल्स क्या होती हैं? द रेटिना ऑफ द आई हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। देयर आर 2 काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन द रेटिना, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है रोड सेल्स और दूसरी होती है कोन सेल्स। सबसे पहले देखिए, रोड्स आर द रोड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। देखिए ये डिम लाइट में क्या होती है, सेंसिटिव होती हैं। मान लीजिए आप अंधेरे में हमें थोड़ा बहुत जो धुंधला धुंधला नज़र आता है, बहुत कम नज़र आता है, वो किसके कारण आता है, वो रोड सेल्स के कारण नज़र आता है। अच्छा, उल्लू होता है, उल्लू को जो है अंधेरे में क्लियर नज़र आता है, उसका रीज़न क्या होता है, उसकी रोड सेल्स जो होती है बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। अगर हमारी भी रोड सेल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए तो उस केस में हमें अंधेरे में भी जो है साफ साफ नज़र आए। हमारे पास रोड सेल्स तो होती हैं, इसलिए हमें डिम लाइट में भी थोड़ा बहुत नज़र आ जाता है, मगर उतना साफ नज़र नहीं आता जितना कि उल्लू को नज़र आता है। क्लियर है? उल्लू की जो रोड सेल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होती है। तो रोड सेल्स का काम क्या होता है, ये हमें डिम लाइट में क्या करता है, देखने में मदद करता है। रोड सेल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर विजन इन डिम लाइट। वी कैन सी थिंग्स टू सम एक्सटेंड इन डार्क। देखिए अंधेरे में भी हमें थोड़ा बहुत जो है नज़र आ जाता है, वो किसके कारण आता है, हमारी रोड सेल्स के कारण नज़र आता है। बिल्कुल साफ क्यों नहीं नज़र आता, क्योंकि उतना जो है हमारी रोड सेल्स जो है वो डेवलप अभी नहीं हुई है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आउल की फिगर दिखा रखी है। आउल जो होता है इसे अंधेरे में भी जो है बड़े आराम से दिखाई दे जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, रीज़न सिंपल यही होता है कि इसकी जो रोड सेल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, डेवलप होती है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी रोड सेल्स होती हैं उनका कलर से कोई लेना देना नहीं होता है, उनका कलर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब देखिए, अब आता है कोन सेल्स। कोन सेल्स जो होती हैं ये कोन शेप की होती हैं। रोड सेल्स की शेप जो होती है रोड होती है, और कोन सेल्स की जो शेप होती है वो कोन शेप्ड होती है। अच्छा, ये सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट पर। ये किस पे सेंसिटिव होती है बच्चों, ब्राइट लाइट पर। द कोन सेल्स ऑफ आर रेटिना आल्सो रेस्पॉन्ड टू कलर्स। और ये किस पे रेस्पॉन्ड करता है, कलर्स पे क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। इन अदर वर्ड्स, कोन सेल्स causes the sensation of color of the object in our eye. The cone cells of the retina make us see colors and also make us distinguish between various colors. देखिए हम various colors को जो है distinguish कर पाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उसके पीछे रीज़न होता है सिंपल कोन सेल्स। कोन सेल्स क्या करती हैं, हमें कैपेबल बनाती हैं ताकि हम डिफरेंट कलर्स में क्या कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये कभी भी डिम लाइट में काम नहीं करती हैं। अगर मान लीजिए अंधेरे में आपको अलग अलग कलर्स दे दिए जाएं तो उसमें जो है ये वर्क नहीं करती हैं, वहाँ पर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो रोड सेल्स जो होती है वो हमें डिम लाइट में देखने में मदद करती हैं, उनकी शेप रोड्स की होती है। और कोन सेल्स जो होती हैं ये हमें सेंसेशन देती हैं किसका, कलर्स का। और ये केवल हमें ब्राइट लाइट में ही ये वर्क करती है, डिम लाइट में बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा नया टॉपिक, एकोमोडेशन ऑफ आई।
देखिए बच्चों, देखिए ऐसा होता है कि हमारी ना एक लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है, हम जो है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक की चीज़ जो है वो क्लियरली नहीं देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मेरे से पड़ा हुआ है तो उसको मैं क्लियरली देख लूँगा। अगर मैं उसको 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक लेकर आता हूँ तो उस केस में हमें जो है, मुझे जो है थोड़ा ब्लर नज़र आने लगेगा, थोड़ा बहुत क्या होगा, ब्लर नज़र आने लगेगा। मगर दूर का जो है मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आता है। क्लियर है? तो यही जो है हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए, अ नॉर्मल आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, एंड आई कैन फोकस द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स on its retina by changing the focal length of its length. The focal length of the eye lens is changed by the action of ciliary muscles. देखिए ऐसा होता है, हमारी जो आईज होती हैं ये एट ए टाइम नज़दीक का भी देख लेती हैं और एट ए टाइम दूर का भी देख लेती हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, हमारा जो आई लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो सिलियरी मसल्स क्या करती है, अकॉर्डिंग टू द नीड क्या करती है, चेंज करती रहती है। इसलिए हम एट ए टाइम नज़दीक का भी देख लेते हैं और दूर का भी साफ साफ देख लेते हैं। मगर ऐसा कैमरे में नहीं होता है। कैमरे में हमें क्या करना होता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। मगर हमारी जो आईज़ होती हैं इसके अंदर जो आई लेंस होता है उसको सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, ऑटोमेटिकली क्या करती हैं, उसकी फोकल लेंथ को क्या करती है, एडजस्ट कर देती है अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर हम नज़दीक में देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। अगर हम दूर देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सिलियरी मसल्स जो होती है हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ को क्या करती है, चेंज कर देती है। द सिलियरी मसल्स कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल आई लेंस एंड हेंस इट्स फोकल लेंथ विच इज इन टर्न चेंजेस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। देखिए ऐसा होता है, फोकल लेंथ चेंज क्यों की जाती है, ताकि कन्वर्जिंग पावर जो होती है आई लेंस की उसको हम क्या करें, चेंज कर सकें। अब देखिए इसको मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए इसमें इन्होंने कहा है व्हेन द आई इज लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए हमारी आँख जो है किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रही है, देन द सिलियरी मसल्स ऑफ द आई आर फुल्ली रिलैक्स्ड। इस केस में हमारी जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो फुल्ली रिलैक्स्ड होती है, मतलब नॉर्मल पोजीशन में होती हैं। द रिलैक्स सिलियरी मसल्स ऑफ द आई pull the suspensory ligament of the attached to the eye lens tightly. The suspensory ligaments in turn pulls the eye lens, due to which the eye lens get stretched and become thin. क्लियर है? देखिए होता क्या है, जब हम दूर देख रहे होते हैं तो उस केस में हमारी जो सिलियरी मसल्स होती है वो फुल्ली रिलैक्स्ड होती है, मतलब नॉर्मल उनकी पोजीशन होती है, नॉर्मल उनकी शेप होती है। अच्छा, जब वो फुल्ली रिलैक्स होती हैं तो उस केस में सिलियरी मसल्स के साथ जो सस्पेंडरी लिगामेंट्स होते हैं उनको हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, पुल करती हैं। क्या करती हैं, पुल करती हैं। अच्छा, और ये जो सस्पेंडरी लिगामेंट्स होते हैं इन टर्न ये किसको पुल करेंगे, ये हमारे आई लेंस को क्या करते हैं, पुल करते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा जो है आई का लेंस है, जैसे ही इसको दूर देखना है तो उस केस में ये क्या होगा, ये पतला हो जाएगा। पतले होने के कारण क्या होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ने के कारण क्या होगा, इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। कन्वर्जिंग पावर कितनी कम होगी, वो इस तरीके से कम होगी ताकि जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना के ऊपर आए। अच्छा, अब देखिए द थिन आई लेंस हैज़ अ लार्ज फोकल लेंथ बट इट्स कन्वर्जिंग पावर जो होती है इसकी लेस होती है। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आप जो है किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। पहला केस है जिसमें हम दूर फार ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं।
क्लियर है। तो इस केस में हमारी जो सिलरी मसल्स होती हैं फुल्ली रिलैक्स्ड होती हैं। फुल्ली रिलैक्स मतलब जो नॉर्मल इनकी शेप होती है वैसी होती है, सही है। इस केस में ये क्या करती हैं, ये जो सस्पेंडरी लिगामेंट्स होती हैं इनको क्या करती हैं, पुल करती हैं। पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। जब हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो पुल होता है, और सामने की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या होता है, पुश होता है। सामने की तरफ धक्का देते हैं तो वो क्या होता है, पुश होता है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो सिलरी मसल्स हैं वो फुल्ली रिलैक्स्ड हैं। फुल्ली रिलैक्स होने के कारण होता क्या है, ये जो सस्पेंडरी लिगामेंट्स होते हैं जिससे आई लेंस अटैच्ड होता है उसको ये क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। बदले में ये जो सस्पेंडरी लिगामेंट्स होंगे ये हमारे जो आई लेंस होता है उसको खींचते हैं। उस कारण हमारा आई लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है। पतले आई लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ने के कारण इसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। कन्वर्जिंग पावर कितनी कम होगी, वो उतनी कम होगी ताकि इमेज जो है वो कहाँ पर बन जाए, रेटिना के ऊपर बन जाए। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए होता क्या है, अब अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नियर बाई है, ये कौन सा कंडीशन थी जिसमें ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट दूर जब रखा हुआ है तो नॉर्मल कंडीशन होती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इस केस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पास रखा हुआ है, सही है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर जो लाइट रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं, सही है। जब भी हम दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ से जो लाइट रेज आती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अच्छा, अगर हम मान लीजिए किसी नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो यहाँ से जो लाइट रेज आती है वो क्या होती है, डाइवर्ज होकर आती है हमारे पास। यहाँ पर क्या आती है, डाइवर्ज होकर आती है। अच्छा, तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो सिलरी मसल्स होती है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। हमारी सिलरी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, हमारा जो लिगामेंट होता है वो लूज हो जाता है। लिगामेंट क्या होता है, लूज हो जाता है। लूज होने के कारण क्या होता है, हमारा जो आई लेंस होता है ये मोटा हो जाता है। आई लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है। मान लीजिए पहले ऐसे है तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये मोटा होता चलेगा। मान लीजिए पहले ऐसे है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मोटा होता चला जाएगा। क्लियर है। अच्छा, मोटे होने के कारण क्या होता है, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। फोकल लेंथ कम होने से कारण क्या होता है, इसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ेगी, इस तरीके से बढ़ेगी ताकि इमेज कहाँ पर फॉर्म हो जाए, रेटिना के ऊपर फॉर्म हो जाए। इतनी वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अच्छा, दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो उस केस में हमारा जो सिलरी मसल्स होंगी वो रिलैक्स होंगी। वो क्या करेंगी, लिगामेंट्स को क्या करेंगी, पुल करेंगी। पुल करेंगी तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो आई लेंस होता है उसकी मोटाई क्या होती है, वो क्या होता है, थिन हो जाता है। थिन होने के कारण उसकी फोकल लेंथ बढ़ती है। फोकल लेंथ बढ़ने के कारण क्या होता है, उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। कन्वर्जिंग पावर कितनी कम होगी, इतनी कम होगी कि इमेज जो है वो कहाँ पर बन जाए, रेटिना के ऊपर बन जाए। ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी सिलरी मसल्स करती हैं कि कितना उसको क्या करना है, उसको कितनी फोकल लेंथ उसकी बढ़ानी है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखते हो तो यहाँ से जो लाइट रेज निकलती हैं वो हमेशा क्या होती है, डाइवर्ज करती हुई आती है। जहाँ से बहुत कम लाइट रेज होती हैं जो कि पैरेलल आती हैं हॉरिजॉन के। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से जो डाइवर्ज लाइट रेज आती है उनको हमें क्या करना होता है, ज़्यादा कन्वर्ज करना होता है। ज़्यादा कन्वर्ज करेंगे तभी तो इमेज बनेगी ना रेटिना के ऊपर। तो इस केस में क्या होता है, हमारी जो सिलरी मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, ये लिगामेंट्स जो होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। लूज़ होने के कारण क्या होता है, हमारे जो आई लेंस होता है, सही है, उसकी मोटाई क्या होती है, बढ़ जाती है। पहले मान लीजिए इतना है आई लेंस मोटा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। अच्छा, आई लेंस की मोटाई बढ़ने के कारण क्या होता है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है, सही है, वो क्या होती है, कम होती है। फोकल लेंथ कम होने के कारण उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। कितना बढ़ेगी, इस तरीके से बढ़ेगी ताकि इमेज जो है वो कहाँ पर बने, रेटिना के ऊपर बने। क्लियर है। तो अभी ये जो एडजस्टमेंट चल रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। हमारी जो सिलरी मसल्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की वो क्या करती है, चेंज करती है। इस तरह से चेंज करती है ताकि इमेज जो है वो कहाँ पर बने, रेटिना के ऊपर बने। ये बच्चों यहाँ पर मैंने पूरा आपको समझा रखा है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिख कर आना है। अच्छा, अब देखिए एकोमोडेशन की डेफिनेशन देख लीजिए।
द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। सही है, ये क्या होती है, एबिलिटी होती है किसकी, हमारे आई की, कि वो एट ए टाइम दूर के ऑब्जेक्ट को भी और एज वेल एज नज़दीक के ऑब्जेक्ट को भी क्या करता है, उसकी जो इमेज होती है उसको रेटिना पर बना लेता है ईजिली। क्लियर है, बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस, सही, विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। अच्छा देखिए, द मैक्सिमम एकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल आई इज रीच्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। देखिए, जो मैक्सिमम एकोमोडेशन है जो हमारी आई कर सकती है, क्लियर है, वो इस तरीके से कर सकती है 25 सेंटीमीटर दूर रखे ऑब्जेक्ट तक ही कर सकती है। देखिए ऐसा होता है, जब हम दूर को देखते हैं ना, दूर का देखते हैं तो नॉर्मल बात होती है, उसमें हमारी आई को परेशानी की कोई बात नहीं होती है। जब हम नज़दीक का देखते हैं तो हमारी आई जो होती है उसको उसकी फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ती है। सही, कितने नज़दीक तक वो चेंज कर सकती है, सिर्फ 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, अगर आप 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक लेकर आओगे किसी ऑब्जेक्ट को तो हमारी आई जो होती है वो फोकल लेंथ उसके हिसाब से चेंज नहीं कर सकती है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, दूर का देखने में हमारी आई को कोई दिक्कत नहीं होती, उसको चेंज कब करना पड़ता है, जब हम नज़दीक का देखते हैं। क्लियर है, कितना नज़दीक का देख सकते हैं बच्चों, सिर्फ आप 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की चीज़ जो है वो क्लियरली नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर हो, 25 देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे से 25 सेंटीमीटर दूर ये डिस्टेंस हो गया, अब यहाँ से इसके पीछे मुझे सब कुछ क्लियर नज़र आएगा, मगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं लेकर आता हूँ तो मुझे वो क्लियरली नज़र नहीं आता है। तो मैक्सिमम जो एकोमोडेशन हो सकता है हमारी आई का वो कितना हो सकता है, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई हो सकता है। क्लियर है, इसके बाद जो है हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज होना पॉसिबल नहीं होता है। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए इसके बाद आता है रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई, के क्या रेंज होती है हमारी विज़न की, नॉर्मल आई जो होती है उसकी क्या रेंज होती है किसकी, विज़न की। तो ये समझ लीजिए, देखिए ऐसा होता है, इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक तो होता है नियर पॉइंट और एक होता है फार पॉइंट। हमारा जो नियर पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर और जो फार पॉइंट है वो है इन्फिनिटी। वो कितना है बच्चों, इन्फिनिटी है, मतलब हमें जो है इन्फिनिटी डिस्टेंस तक साफ साफ नज़र आएगा। क्लियर है, उसके लिए हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारे नज़दीक आता रहता है वैसे वैसे हमारी आई को क्या करना पड़ता है, फोकल लेंथ को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। क्लियर है, कहाँ तक नज़दीक का आप साफ साफ देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर आप ज़्यादा नज़दीक लेकर आते हो किसी ऑब्जेक्ट को तो आपको साफ साफ नज़र नहीं आएगा। देखिए, द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज फार पॉइंट। और फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। फार पॉइंट क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी। अच्छा, इसके बाद आता है नियरेस्ट पॉइंट। द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। और ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है, 25 सेंटीमीटर से अगर आप ज़्यादा नज़दीक चीज़ लेकर आते हो ना तो हमारी आंखों पर क्या होता है, दबाव पड़ता है। कई बार क्या होता है, हमारी आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं। तो आप 25 सेंटीमीटर दूर रखे ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप नज़दीक लेकर आओगे तो आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट जो है हमारा इन्फिनिटी है। अच्छा, अब देखिए एक ये पॉइंट देख लीजिए, बच्चे मिस कर देते हैं। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई फॉर अ पर्सन हैविंग नॉर्मल विजन इज अबाउट 4 डायप्टर। सही, ये आप याद रखिएगा। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई फॉर अ पर्सन हैविंग नॉर्मल विजन। अगर मान लीजिए किसी आदमी की नॉर्मल विजन है तो उस केस में
पावर ऑफ एकोमोडेशन उसकी जो आई की होगी वो क्या होगी, अराउंड 4 डायप्टर होगी। कैसे होगी, हमारा नियर पॉइंट क्या होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर, सही है। इसको फोकल लेंथ मानकर आप क्या करिए, इसकी पावर फाइंड आउट कर लीजिए। क्लियर है भाई। हम क्या करेंगे, इसको 25/100 करेंगे तो मीटर आ गया, तो 1/4 मीटर आ गया। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/f, तो 1/1/4, तो 4 कितना आ जाएगा, 4 डायप्टर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई फॉर अ नॉर्मल पर्सन, फॉर अ नॉर्मल विजन पर्सन इज अबाउट 4 डायप्टर्स। ये आप याद कर लीजिएगा, बच्चे नॉर्मली इसको भूल जाते हैं। थैंक यू।